नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज तैयारी के इस क्रम में सितंबर महीने की करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको मिल चुकी होगी। ये अच्छी बात है, ठीक है, ये हमें इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन भी देता है, बट ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम कब उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं। वो जो गोल्डन पीडीएफ है उसमें हमारा नाम कब आता है। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन फिर नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी ऐसी तैयारी है जिसमें आपको कम से कम 6 से 8 घंटे से शुरू करना पड़ेगा और फिर वो एग्जाम आते आते 12 13 14 घंटे हो जाता है। बोर्ड भी आपकी अडेप्ट कर लेती है उस चीज को, तो बोर्ड को भी इतना फर्क पड़ता नहीं है कि मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ कि 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इस पीडीएफ को पढ़ना। और जो जो इंपॉर्टेंट था सितंबर महीने की करंट अफेयर मैगजीन में, वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो 106वां जो संविधान संशोधन है 2023 इसे पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य की विधानसभाएं और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीटी दिल्ली है वहां की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, ये इस बिल का उद्देश्य था और इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब थोड़ा सा इसमें देख लो, 1992 में क्या हुआ था कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण के प्रावधान किए गए थे। 1996 में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए एक तय सीटें आरक्षित करने हेतु 81वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पारित नहीं हुआ, यहाँ पे जो संविधान संशोधन विधेयक कौन सा 81वां जो है पेश किया गया था। 1998 99 इन वर्षों में भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए थे। ठीक है, 2008 में क्या हुआ था, इस प्रकार का अंतिम प्रयास किस प्रकार का महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए। तो 2008 में ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, बट वो क्या हुआ कि लैप्स हो गया था। ठीक है, राज्यसभा में तो उसे पारित किया गया था, लोकसभा में गया नहीं था, वो लैप्स हो गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो आर्टिकल 330 ए जो है वो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु संविधान में ये इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद महिलाओं के आरक्षण के लिए किसमें, लोकसभा में। ठीक है, और अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी जो वुमेन्स है के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखोगे। आर्टिकल 332 ए जो है वो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करेगा, तो 330 ए लोकसभा, 332 ए विधानसभा में महिला आरक्षण की बात करेगा। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो है उसमें 146 देशों की सूची में भारत की जो रैंक आई है वो 127वीं रैंक है। ठीक है, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है। एक साथ चुनाव, ठीक है, एक देश एक चुनाव की जो अवधारणा है उसके लिए जो अपने पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आज 17 अप्रैल 2024 है और 8 10 या 15 दिन पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो कोविंद जी की नेतृत्व में जो समिति है इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। ठीक है, और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव उपचुनाव से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 83 85 172 174 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। तो यह किसी मशीन या डिवाइस के द्वारा तर्क करने, सीखने, योजना बनाने, रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए मानवीय कार्यों को करने की क्षमता है। ठीक है, एआई तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं उसके तहत व्यक्तिगत अधिकारों की यहाँ पे बात हो रही है। तो रोम जो कन्वेंशन है वो 1961 में हुआ था। यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। ट्रिप्स जो है वो 1994 के अंतर्गत है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर और लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों, प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है कि जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है उसके कुछ अपने भी राइट होंगे, जो ब्रॉडकास्ट करेंगे उनके भी अपने कुछ राइट होंगे। WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि यानी WPPT जो है यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे डेट आप याद रखोगे। ठीक है, ये वाली। इसके बाद में आइए आगे।
संसद का सचिवालय, ठीक है। तो आर्टिकल 98 जो है उसमें संसद के प्रत्येक सदन का जो है अलग अलग सचिवालय स्टाफ होगा, ठीक है। तो बढ़िया बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आर्टिकल 187 जो उसके अंतर विधानमंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो लोकसभा और सॉरी संसद के प्रत्येक सदन के लिए 98 में सचिवालय की बात की गई है, और 187 में राज्य विधानसभाओं के लिए बात की गई है अलग से सचिवालय की। इसके काम क्या है, तो ये जो डेली के जो काम होंगे वो काम करना, वेतन भत्ते भुगतान वेतन और जो भत्ते हैं उनका भुगतान करना। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना, महासचिव के द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सलाह देना और उनकी सहायता करना, और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रकाशित करना। इसके अलावा जो प्रतिदिन की कार्यवाही उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके अलावा देन अगर हम आगे बात करें, लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहते हैं, और इसके विपरीत जो राज्य सभा के लिए जो है वो राज्य परिषद सचिवालय उसका नाम दिया गया, ठीक है। और 1954 में क्या हुआ, दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय, बहुत नॉर्मल नाम इनका रख दिया गया, ठीक है। जो सचिवालय होगा लोकसभा का, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके अंडर में लोकसभा का सचिवालय काम करेगा। प्रशासनिक अधिकारी कोई ऑफिसर होता है, ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो महासचिव होते हैं, ठीक है। और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ये नियम सचिवालय के स्टाफ और संरचना का प्रावधान करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही करेंगे। सचिवालय में सभी पदों पर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्तियां करेंगे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में राज्यसभा के केस में राज्यसभा के जो सभापति होंगे, उनके सभापति जो है उनके पास सारे अधिकार होंगे, ठीक है। और दोनों सदनों के सचिवालय को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में बांटा गया है। 10 सेवाओं में जो विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं सदस्य है, वर्बेटिम रिपोर्टिंग सेवाएं शामिल है, ठीक है। दोनों सदनों के महासचिव का जो पद है वो भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव जो होते हैं उनके समकक्ष होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए थोड़ा आगे। पाकिस्तान से 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई, यहाँ पे आपको याद रखना 2021 में जो नागरिकता प्रदान करने का काम किसका होता है, होम मिनिस्ट्री का होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। आदेश दिया कि गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ जिलों के जो कलेक्टर को निम्न कार्यों के लिए शक्तियां प्रदान की गई थी 2021 में। जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के अंतर्गत क्या है कि भारत के नागरिक का जो पंजीकरण है और देशीकरण का प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में लागू है, ओके। और कोई भी, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझो कि कोई भी विदेशी नागरिक जो देशीयकरण या जो न्यूट्रलाइजेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे, यदि 12 साल से भारत में निवास कर रहा हो, आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान भारत में रहा हो, और इन 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है। 11 वर्षों तक, 14 वर्षों में से कुल 11 वर्षों तक भारत में रहा हो 12 महीने से पहले, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जाए, तो भारत का जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता का उल्लेख है। आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में नागरिकता के बारे में विस्तार से प्रावधान दिए गए, ठीक है। और आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि संसद के पास ही होगा नागरिकता का अधिकार। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उसमें जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, क्षेत्र के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है, जैसे भारत सरकार ने कोई क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया हो, देशीयकरण या नागरिकता के बेस पे, जैसे ये वाला जो यहाँ पे भी बताया है, और पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। अब आइए आगे। जो आरपी 1951 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हाईकोर्ट को कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाने के बाद सदस्यों को अपना पद त्यागना होता है, बिल्कुल सही बात है, ये त्यागना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाईकोर्ट के फैसले से असहमत पक्ष उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। इसके बाद में लाइक आप देखेंगे कि विधायिका के किसी सदस्य की अयोग्यता का जो निर्धारण है 3 स्थितियों में से किया जा सकता है। पहला क्या है, आरपीआई 1951 जो इस कानून की धारा 8 क्लोज 4 के तहत यदि विधायिका के किसी सदस्य को 2 साल से अधिक कारावास की सजा होती है, तो उसे सजा की अवधि तक या इसके अतिरिक्त 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसा हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ हुआ था। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद या विधानसभा के सदस्य जो है उनकी योग्यता, उनको अयोग्य करार दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 क्लोज 1 और 919 क्लोज 1 के
तहत इसमें क्या होता है कि ये अनुच्छेद क्रमशः संसद के सदस्य 102 और विधानसभा के सदस्य 191 के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। इनके तहत अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया, दिवालिया हो गया या नागरिकता वाला सीन है, तो वहां पर क्या होगा कि उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। अनुच्छेद 20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय उस समय लागू किसी कानून का कथित तौर पर उल्लंघन नहीं किया गया। ठीक है, अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे इस तरह के किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आइए भारत और G20 की अगर बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे IR शुरू हो गया है। तो भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसका जो टैगलाइन वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, थीम लाइन जो भी है वो वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के साथ इसको सम्मेलन का आयोजन किया गया था। G20 की अगर बात की जाए तो यूपीएससी में ये स्टेटमेंट 2023 में आ चुका है कि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। हर साल बैठक होती है। उत्पत्ति की बात की जाए तो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद इसका गठन किया गया था। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर है वैश्विक स्तर के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है ये। और ये 2023 में ये स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो उद्देश्य क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देना और मजबूती करने में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। इसकी मीटिंग का अध्यक्ष जो है वो क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं। ट्रोइका ट्रोइका का मतलब होता है कि पिछले साल कहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन हुआ था, इस साल कहाँ हो रहा है और अगले साल कहाँ होगा। ये जो तीन का जो ग्रुप है इसे बोलते हैं ट्राइका। ठीक है, जैसे पिछली बार हुआ था इंडोनेशिया में, वर्तमान में भारत में हुआ, अगली बार जो ब्राजील में होगा, तो ये तीनों ट्रोइका है। ठीक है, G20 में दो समानांतर ट्रैक शामिल है, एक फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है। इसका कोई स्थायी सेवाध्याय स्टाफ नहीं है। ठीक है, अब देश कौन कौन से, 20 देश है इसके अंतर्गत, आपको वो ध्यान में रखने। सॉरी, 18 देश और दो यहाँ पे क्या हो गए, संघ हो गए। अब देखो इसमें अमेरिका, यानी दुनिया की जो उभरती हुई और जो सबसे विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वही इसमें शामिल है, जैसे अमेरिका, रूस, अफ्रीका, चाइना, मेक्सिको, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, तुर्की, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली, EU और अफ्रीकी संघ, इसके अलावा ब्राजील, जर्मनी, जापान और सऊदी अरब। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 19 तो यहाँ पे देश है। पहले एक EU था साथ में, संघ, यूरोपीय संघ। अभी एक और जो अफ्रीकी संघ है, इस साल भारत में उसको भी शामिल कर दिया। तो इस तरह से इसके कुल सदस्यों की संख्या अभी कितनी हो गई है, 21 हो गई है G20 में। ठीक है, ये कुल वैश्विक जीडीपी में 85% का योगदान करते हैं, वैश्विक व्यापार में 75% का, और विश्व की आबादी इसमें कितनी, 2/3 से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये आंकड़े जो है वो G20 के सदस्यों को के सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से पहले के आंकड़े। ठीक है, G20 की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो ठीक है, वैश्विक संकट और यूरोजोन संकट का समाधान किया गया था। कोरोना महामारी में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज जारी किया। बाकी सब ठीक है, वो उतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आओ आगे। इसके आउटकम या परिणाम की बात की जाए तो इसमें G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA की शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट है। देन अगर आगे बात करें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें अफ्रीकी संघ के G20 सदस्यों के रूप में इसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया। ठीक है, ये भी ठीक है। और देन अन्य आउटकम की बात की तो G20 सैटेलाइट मिशन, यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रखना है, इस वर्ड को ध्यान रखो आप। ठीक है, AI पर काफी चर्चा हुई थी इसमें। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जो GDPIR जो है, उस पर G20 का फ्रेमवर्क बनाने की सहमति की गई। ठीक है, अब इसके बाद में आइए आगे। जो नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, इसमें SDG पर प्रगति लाने के बारे में बात की गई। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा वो इकट्ठा करके, और उसके बाद में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें तेजी लाई जाए। ठीक है, तो खाद्य मूल्य स्थिरता से बचने के लिए और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली AMIS तथा जियोग्लैम यानी भू पर्यवेक्षण वैश्विक कृषि निगरानी समूह को मजबूत करने पर बल दिया गया। वन हेल्थ अप्रोच अपनाने पर बल दिया गया। देन मजबूत संधारणीय संतुलित और समावेशी विकास की अगर बात की जाए तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का भी गठन किया गया।
देन अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग कार्य समूह बनाया गया है। और इसके बाद में अगर इस पे बात करें प्रौद्योगिकी रूपांतरण और टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की अगर बात की जाए तो वह वही है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने और उसके रखरखाव की यहाँ पे योजना बनाई गई है। देन अंतर्राष्ट्रीय कराधान की अगर बात की जाए तो सदस्य देशों ने ट्विन पिलर्स आधारित अंतर्राष्ट्रीय पैकेज पर प्रतिबद्धता जाहिर की। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को लेकर के यहाँ पर क्या है कि जो क्षमता को 3 गुना करने का प्रयास यहाँ पे इस बात पे सहमति बनी है कि हम प्रयास करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। और सदस्य देशों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमति प्रदान की है। ओके। अब बाकी तो इसमें इतना लाइक ठीक है कि रिसोर्सेज एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलिएशन, आरईसीआई, सीईआईसी, ट्रेवल फॉर लाइफ जैसी पहले अलग अलग शुरू की गई, ठीक है। तो इसमें इतना वो इम्पोर्टेंट है। अब आइए आगे, आप इनको हल्का हल्का देख लेना अलग से। मतलब जो जो यहाँ पे जो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो जो भी यहाँ पे है, आप अगर आप अलग से आपके पास ये पीडीएफ है प्रॉपर, तो आप उसमें ये चीजें तो जरूर पढ़ देना, ठीक है। अगर थीमेटिक रोड मैप और सिद्धांतों को बढ़ावा देने की अगर बात की जाए तो ब्लू इकोनॉमी और यानी महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज को अपनाया गया है, ठीक है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप GIR और गांधीनगर सूचना मंच GIP को अपनाया गया है। देन खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेकन डेकन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 प्रभावी करने पर बल दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एसडीजी जो टारगेट्स जो है उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में गोवा रोड मैप को, ठीक है। तो एसडीजी का संबंध किससे है? गोवा रोड मैप से है। जो ब्लू इकोनॉमी है उसका संबंध किससे? चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज से है, ठीक है। तो आप इतना याद रखोगे। देन अगर बात की जाए तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया है, और ये यहाँ पर देखिए लाइक ग्रीस, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो मिडल ईस्ट जो है, तो वहां तक भारत और मिडल ईस्ट के देशों के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर यहाँ पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस एमओयू पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आप इन देशों के नाम याद रखोगे। आईएमईसी जो है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो रेल मार्ग, जहाज रेल मार्ग, पारगमन नेटवर्क यानी सड़क और समुद्र तथा जो सड़क परिवहन मार्ग और इसमें शामिल होंगे। 2 गलियारे इसमें शामिल होंगे। एक पूर्व गलियारा गलियारा शामिल होगा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। एक नॉर्थ गलियारा होगा जो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसे होगा कि पहले भारत यहाँ से इससे जोड़ेगा और ये आगे फिर यूरोप से जोड़ेगा। ओके। और इसके बाद में अगर यहाँ पे बात की जाए तो ठीक है, बाकी तो देश है लाइक यहाँ पे आप थोड़ी सी इन देशों का नाम दे सकते हो, जैसे ये मुंबई हो गया इंडिया में। देन अगर बात की जाए तो जबेल अली यूएई में है। रियाद सऊदी अरबिया के अंतर्गत है। अल हादीथा जो है वो फिर सऊदी अरब के अंतर्गत स्थित है। और हाइफा जो है इजराइल के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। और पेरियस जो है वो कहाँ पर है? ग्रीस में स्थित है, ठीक है। तो इतना सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देश शामिल है। तो भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली इसमें शामिल है। फिर आगे अगर बात करें आईएमएसी बनाम जो चाइना का जो बीआरआई यानी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको मतलब टक्कर देने के लिए आईएमएसी की शुरुआत की गई है। तो उद्देश्य तो इनके समान ही हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब एक समान उद्देश्य है भाई, बड़ा व्यापार करना, एक दूसरे तक पहुंच होना। चीन का जो न्यू सिल्क रूट है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसमें, अगर तुलना की अगर बात की जाए तो बीआरआई जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है चीन के द्वारा, जबकि आईएमएसी जो है वो सहयोगात्मक विचार विमर्श पर आधारित है सभी भागीदार देशों के साथ में। सभी देश साझा लाभ करेंगे, जबकि बीआरआई में चाइना को ज्यादा फायदा होने वाला है। रोजगार की अगर बात की जाए तो यह स्थानीय जो लोग होंगे उनको रोजगार देगा, जबकि बीआरआई में मुख्य रूप से चीनी कंपनियों के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करती है बीआरआई। ऋण की व्यवस्था जो है सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय ऋण पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रस्ताव किया गया, जबकि इसमें भागीदारी देश जो होंगे बीआरआई में क्या होगा, जो भागीदार जो देश होंगे उनको ऋण के जाल में फंसाने मतलब की एक तरह की एक चाल है ये, ठीक है। और आलोचना भी होती रही है इसकी। अफ्रीकी संघ जो है वो G20 का सदस्य देश बन गया है हाल ही में, जब इंडिया में जब G20 का सम्मेलन हुआ था वहां पर। अफ्रीकी संघ की अगर बात की जाए तो यह एक महाद्वीपीय संगठन है, इसमें 55 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा इथोपिया में। अदीस अबाबा जगह को याद रखोगे क्योंकि यूपीएससी जगह से अक्सर क्वेश्चन पूछती है।
उत्पत्ति 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन OAU 1963 से 1919 की जगह इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, कुल आबादी 1.4 अरब और जीडीपी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इतना ही आपको याद करना है इसमें। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ बढ़ावा देने में भारत के प्रयास क्या है, तो PANEP यानी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है। यह एक ICT परियोजना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की परियोजना। उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए अफ्रीकी संघ के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का की एक ये योजना है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भारत जापान के सहयोग से अफ्रीका में अवसंरचनात्मक डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस जो है, तो भारत में सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया गया है। तो कितने देश हो गए? 2, 6 और 8 देश हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE, प्लस में कौन हो गया? अपना भारत हो गया। तो कुल 9 देश हो गए यहाँ पर। तो 9 देशों ने मिलकर के ग्लोबल फ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई है। GBA क्या है कि जैव ईंधन पर ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेषज्ञ केंद्र के रूप में ये क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, और इसमें G20 के कितने देश शामिल है? 7 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है इतना। तो और अगर वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन का 80% से जो ज्यादा अधिक जो उत्पादन है, वो तो केवल 4 मार्केट ही करते हैं। एक तो अमेरिका, ब्राजील, यूरोप और इंडोनेशिया। इसलिए सबको साथ में इकट्ठा मिलकर के यहाँ पे इसमें एक अलग से अलायंस बनाए कि सबको फायदा हो। G20 के 4 आमंत्रित देश इसमें शामिल है। कौन कौन से? बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। UAE क्या G20 का सदस्य नहीं है? ये कब हुआ? अच्छा, आए तो आते नहीं है क्या ये UAE वाले? ठीक है, 8 देश ऐसे जो G20 के सदस्य नहीं है: आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। ठीक है, तो ये देश भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, GBA में वर्तमान सदस्य कौन कौन है उनकी अगर हम बात करें, तो इसमें 4 ऐसे देश हैं जो G20 के आमंत्रित देश हैं। G20 के 7 देश शामिल है। 8 ऐसे सदस्य देश हैं जो G20 के सदस्य नहीं है: आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल है। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, WEF हो गया, विश्व LPG संगठन हो गया, UN एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO हो गया, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म ICAO, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी हो गया IRENA और वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए तो जो वसुदेव कुटुंबकम जो है वो महोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, महोपनिषद से लिया गया है इसे। ठीक है, और आगे इस पद का जो उल्लेख है हितोपदेश ग्रंथ में भी किया गया है। हितोपदेश ग्रंथ की रचना किसने की? नारायण पंडित जी ने की थी। नारायण पंडित जी ने की थी। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा वैश्विक श्लोक यत्र विश्वम भवत एक नीडम, ठीक है, अर्थात एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है, से ली गई है, से प्रभावित है, से प्रतिबिंबित है। ठीक है, ब्रेंडेड लाइन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये ब्रेंडेड लाइन है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से होते हुए ये चलती है, अटलांटिक ओशन में आती है। ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। फिर यहाँ पर अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर से भूमध्य सागर के ठीक नीचे से होते हुए आगे फिर एशिया में एंटर करती है। देन चाइना से होते हुए इधर यहाँ पर ये साउथ ईस्ट चाइन एशिया आ जाएगा, और यहाँ से चलती हुई आगे निकलती है। ठीक है, ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए, तो ग्लोबल साउथ कैसा मतलब है? विकासशील, अल्प विकसित और जो अविकसित देश जो है उन्हें ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है। तो आ सकता है ऐसा वर्ड। ये देश मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी हो गई, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नीचे वाले जो देश है, जैसे अफ्रीका के देश हो गए, जैसे है ना, उधर साउथ अमेरिका के देश हो गए, एशिया के जो नीचे वाले देश है।
उसी तरह से क्या है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो देश है ना, ये आर्थिक रूप से विकसित देश जो है, इन्हें ग्लोबल नॉर्थ का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सबसे पहले उल्लेख ब्रेंट रिपोर्ट 1980 में किया गया था। ओके, अब आ जाओ आगे। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई जो ने पहल, सबसे पहली पहल महर थी। इसके माध्यम से वैश्विक फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाना। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसे विकास हेतु समाधान खोजने और शोध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, इसका काम ग्लोबल साउथ की कूटनीतिक और राजनीतिक बातों में समन्वय स्थापित करना है। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो जितने भी हायर एजुकेशन के लिए विकासशील देशों के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। G20 उपग्रह मिशन, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जलवायु और मौसम संबंधी डेटा के लिए सैटेलाइट वगैरह का, ठीक है, उसको लेकर के। फिर G77 की अगर बात की जाए तो 1964 में विकासशील देशों ने इसकी मिलकर एक स्थापना की थी। भारत इसका सदस्य है, वर्तमान में 134 सदस्य है ग्रुप ऑफ 77 में। ठीक है। भारत ने क्यूबा में, तो क्यूबा कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है। G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो भारत ने दोहराई है। ठीक है। और चाइना जो है खुद को G77 का सदस्य खुद को नहीं मानता। बड़े लोग हैं ना, क्यों मानेंगे भाई। आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, ये डेट आप याद रखोगे। ठीक है। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो 10 देश है इसमें। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और लाओस। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, 10 देश है इसमें। ठीक है। वही आपसी सहयोग, सामाजिक आर्थिक संवर्धि, सामाजिक प्रकृति, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति स्थिरता, इसके लिए सहयोग, पारस्परिक सहायता और रिसर्च ट्रेनिंग और उन सब के लिए। ठीक है। अध्यक्ष जो है, सदस्य देश प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर आसियान की अध्यक्षता करते हैं। और अंग्रेजी नाम के वर्णमाला के आधार पर हर साल इनका क्या होता है, जैसे लाइक पहले साल ए है, फिर बी इसकी अध्यक्षता करते करेगा, फिर सी इसकी अध्यक्षता करेगा, ऐसे। सचिवालय इसका कहाँ पे है, जकार्ता में है। ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। ओके। अगर इसमें क्षेत्रीय संयुक्त की बात की जाए तो आसियान प्लस 3 कॉर्पोरेशन में बात की जाए तो आसियान के सदस्य देश चीन, जापान और साउथ, ये कौन से है, आसियान प्लस 3 कॉर्पोरेशन है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो आसियान के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका है। ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड की अगर बात की जाए तो बहुत बार आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच में सामाजिक समझौता है, और सामूहिक समझौता है ये। और इस समझौते पर सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में सूडान, बहरीन और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हो गए थे। ठीक है। कौन कौन, सूडान, बहरीन और मोरक्को। ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की अगर बात की जाए तो देखो, सूडान और मिस्र एक दूसरे के साथ साथ है, यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे जॉर्डन है, तो सीमाएं लगती है, बिल्कुल पास पास में है। मोरक्को थोड़ा दूर है, यहाँ पर बाउंड्री किससे मिलती है, अंटार्कटिक ओशन से मिलती है। जॉर्डन के ठीक नीचे कौन सा देश है, बहरीन है, और बहरीन के ठीक इधर कौन है, यूएई है। तो यहाँ पे यह तीन जो देश है एक सीधी खड़ी लाइन में है, आप इनको याद रखोगे। अब्राहम कोड से समझौते से पहले ये अब्राहम समझौते का हिस्सा हिस्सा वाला ये देश है सारे। ठीक है। अब्राहम समझौते का हिस्सा, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा डार्क है। बाद में शामिल कौन कौन हुए थे, सूडान, बहरीन और मोरक्को। ठीक है। यह समझौता जो है इसराइल और अरब देशों के बीच के संबंधों को सामान्य बनाने का प्रतीक है। ठीक है। 1979 की अगर बात की जाए तो मिस्र इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब का राष्ट्र था। 1994 में जॉर्डन ने भी इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। भारत के लिए महत्व क्या है कि इस समझौते ने क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आधार तैयार किया है। इसका एक सटीक उदाहरण I2U2। अब आपको याद रखना है कि I2U2 में कितने देश है, 4 देश है। इसराइल, इंडिया, आई से, और यू से संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। ITU-2 का फोकस जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, बाकी इन सब चीजों पर है। ठीक है, तो कुछ ना खास नहीं है। इसके बाद में आएगी, उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो इसराइल, यूएई, जॉर्डन के बीच में प्रोस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट, तो ये वर्ड आ सकता है कि प्रोस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट किन किन देशों के बीच में, 3 देश है यहाँ पे, इसराइल, यूएई और जॉर्डन के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है। और इसराइल में स्थापित एक विलवणीकरण, यानी क्या करता है कि ये समुद्र के पानी को, खारे पानी को मीठा करता है, जॉर्डन को जल प्रदान करेगा। ठीक है। साथ ही समझौते के तहत इसराइल को बिजली की आपूर्ति के लिए जॉर्डन में एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। ओके। तो जॉर्डन में एक सोलर प्लांट स्थापित होगा और बदले में क्या होगा, इसराइल में स्थापित एक विलवणीकरण संयंत्र जो जॉर्डन को जल प्रदान करेगा। ओके। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लाल सागर से इसकी सीमा लगती है, गल्फ ऑफ अकाबा से, जॉर्डन से, इराक से, कुवैत से, मतलब पर्शियन गल्फ जो है, फारस की खाड़ी, यूएई, ओमान, यमन, इन सबसे, एरिट्रिया होगा, एरिट्रिया से नहीं लगती इसकी। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, OILM की अगर बात की जाए तो भारत OILM का सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। OILM सर्टिफिकेट प्रणाली थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर मापन उपकरणों के लिए OILM प्रमाण पत्र जारी करने, पंजीकृत करने और उनका उपयोग करने और संबंधित परीक्षण या रिपोर्ट जारी करने वाली एक प्रणाली। ठीक है। OMIL की अगर बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में स्थित है। इसकी उत्पत्ति 1955 में स्थापित इसे किया गया था। 64 इसके देश है, भारत इसका सदस्य है। तो भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अगर बात की जाए तो भारत ने प्रथम UNCTRAL, ठीक है, दक्षिण एशिया समूह का आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। L69 समूह की अगर बात की जाए तो भारत द्वारा आयोजित एक बैठक में L69 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार की मांग की है। और L69 एक सुधार समर्थक समूह है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल है। ओके। भारत इसका नेतृत्व करता देश है। इसके बाद में अगर बात की जाए फाइव आइज अलायंस, तो फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से देश शामिल है, 5 देश शामिल है, यानी 5 यानी 5 देश ही शामिल होंगे या 5 ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक व्यवस्था है। इसके बाद में आइए आगे शब्दावली को देखें तो जीडीपी, एक विशेष समय अवधि, जीडीपी की क्या डेफिनेशन होती है, एक विशेष समय अवधि, यानी एक वर्ष हो गया या एक तिमाही हो गया, में किसी देश की सीमाओं के भीतर, ये कोई देश है, इस देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु और सेवाओं, तो इसमें कौन कौन शामिल है, याद रखना, वस्तु भी शामिल है, सेवा भी शामिल है, जिसमें जिसे जिन्हें अंतिम उपभोक्ता खरीदता है का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है। तो जीडीपी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है। यहाँ पर आपका पॉलिटी शुरू हो गए, तो सॉरी इकोनॉमी शुरू हो गया यहाँ पे, तो इकोनॉमी को हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आप अभी भी इस वीडियो को इतना ही सीमित करते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।